हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा 7वां टॉपिक है वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी। इसके पहले हम 6 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, उसके बाद ये हमारा 7वां टॉपिक है। ओके, तो इसमें जैसे जो भी हमने क्वेश्चन दिए हैं वो पूछे हुए हैं, ये तो आप जानते ही हैं। इनमें से हमने वर्गीकी के अंतर्गत जो भी आता है वो मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी प्लांटी एनिमेलिया, तो वो उन सबको हमने इंडेक्स में दिया था कि वर्गीकी के अंतर्गत क्या क्या आता है। उसके बाद इसमें से वो क्वेश्चन है आपके जो किसी न किसी एग्जाम्स के पूछे हुए हैं, तो इसमें आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, तो देखते हैं कि पहला हमारा क्वेश्चन है जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई कौन सी है, तो है जाति। जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है जाति यानी कि स्पीसीज। तो यह जो जाति है यह उन जीवों मतलब कुछ जीव होते हैं, मतलब उनके रूप में परिभाषित किया जाता है। इन जीवों को जाति के अंतर्गत परिभाषित किया जाता है जिनकी कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं, मतलब जिनकी कुछ अलग विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो उनको दूसरों से अलग बनाती हैं। तो जाति क्या होती है, यानी कि कहा नहीं जाता कि भिन्न भिन्न जाति के लोग हैं, तो जाति में वो लोग एक प्रकार के आते हैं जो दूसरों से अलग होते हैं। तो ये जाति वो होती है जो जीवों को दूसरों से अलग बनाती है, और जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। ओके, तो जाति के बारे में ये था कि ये जीवों की समूह के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है और इसकी कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं जो उनको दूसरों से अलग बनाती हैं। ओके, तो ये और उसके बाद जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई भी जाति है और जीवों के वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई भी जाति ही होती है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल यानी कि फैमिली और जाति स्पीसीज के बीच आता है, तो वो है वंश। वंश जो है वो कुल और जाति के बीच में आता है। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय नामकरण कोड द्वारा जीवों के वर्गीकरण की 7 श्रेणियां हैं। तो जीवों के वर्गीकरण की कितनी श्रेणियां हैं, तो 7 श्रेणियां हैं, जैसे कि जगत यानी कि किंगडम, संघ, फाइलम, वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीन्स तथा जाति यानी कि स्पीसीज। ओके, तो ये हो गई जैसे कि जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, ये 7 होती हैं। इनमें से जाति जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है R.H. व्हिटकर ने सन 1969 में जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया था। व्हिटकर जो थे इन्होंने 1969 में जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया। कितने जगत में, तो 5 जगत में वर्गीकृत किया था। 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार जो होता है वो पोषण होता है। 5 जगत जो प्रणाली होती है मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी प्लांटी एनिमेलिया, उनमें से वर्गीकरण का जो मुख्य आधार होता है वो पोषण होता है। ओके, तो ये व्हिटकर थे। व्हिटकर ने 1969 में जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया था, मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी प्लांटी और एनिमेलिया। तो इनमें से जो भी जितने भी जगत हैं उनके जो मूल आधार होता है, उनका वर्गीकरण का मुख्य आधार वो पोषण होता है। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में जगत यानी कि किंगडम समूह में अधिकतम समान लक्षणों वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो इसका मतलब है यही क्वेश्चन था हमारा डायरेक्ट कि वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रम में समूहों की समान लक्षणों वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है। तो किस जगत में, तो जगत यानी कि किंगडम के अंतर्गत समूह की जीवों की संख्या सर्वाधिक है। ओके, अगला मोनेरा जगत से कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि पहला क्वेश्चन है व्हिटकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। तो पूर्णतः विकसित नाभिक किन में नहीं पाया जाता है, तो वो मोनेरा में नहीं पाया जाता है। ओके, व्हिटकर के अनुसार जो जगत बटे थे उनमें से जो पूर्णतः विकसित नाभिक होता है वो किस जगत में नहीं पाया जाता, तो मोनेरा जगत में नहीं पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी
शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः हो सकता है, तो यही ऑप्शंस थे कि एंडोस्पर्म होता है, वो होता है कि यह अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास में भी निवास कर सकते हैं, निवास स्थान में भी निवास कर सकते हैं? तो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहीं भी हो सकते हैं, गर्म पानी का कुंड हो, गहरा समुद्र हो, या तप्त कंदराएं हो, या अंटार्कटिका की बर्फ हो, वो कहीं पर भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं, तो वो है बैक्टीरिया। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। यह मुख्यतः दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। जो राइजोबियम है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये किस में पाया जाता है? तो मुख्य रूप से दलहनी फसलों में पाया जाता है ना? तो ये क्या होता है? एक नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसको कहा जाता है। यह मुख्य रूप से दलहनी फसलों जैसे कि चना, मसूर, उड़द, मूंग, अरहर, इनमें पाया जाता है, इनकी जड़ों में मतलब। तो ये होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। और यह इसकी प्रक्रिया, दूध को दही में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। कौन से? तो किण्वन प्रक्रिया कहा जाता है। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र एक कोशिकीय जीव समाविष्ट है? तो वह है मोनेरा। मोनेरा में जो होता है वो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र एक कोशिकीय जीव समाविष्ट है। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, और वो था साइनोबैक्टीरिया। जो पहला प्रकाश संश्लेषी जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव हुआ था वो साइनोबैक्टीरिया था। इसे नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया को ही नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बैसिली कैसे जीवाणु होते हैं? ये छड़नुमा जीवाणु होते हैं। जो बैसिली होते हैं ये छड़नुमा बैक्टीरिया होते हैं। ओके, उसके बाद प्रोटिस्टा जगत से कुछ क्वेश्चंस थे, वो हम देखते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन था, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर होता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाएगा? मोनोट्राइक। क्या कहा जाएगा? मोनोट्राइक। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय जीव केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो केवल एक ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि हो गया पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, ईस्ट, ये सब एक प्रकार की ही कोशिकाओं से मिलकर मतलब एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यह एक निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव है, जिसके बारे में क्वेश्चन हो रहा है। ओके, ये देखना, ये पूछने का तरीका उसमें डिटेल थी। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि यह एक निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है, और अपने भोजन को उस स्थान तक, ये जो विशिष्ट स्थान है उसकी बात हो रही है, अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें पश्माभिका या सीलिया कहा जाता है। तो उसका प्रयोग करता है, ये अपने भोजन को वहां तक ले जाने के लिए, जो इसके पास विशिष्ट स्थान होता है वहां तक भोजन को ले जाने के लिए सीलिया का उपयोग करता है। तो इस जीव का नाम क्या होता है? तो पैरामीशियम। ये पैरामीशियम होता है जो एक कोशिकीय जीव होता है और इसके पास भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है, और ये अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाओं का प्रयोग करता है जिन्हें पश्माभिका भी कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अमीबा में भोजन ग्रहण शरीर की पूरी त्वचा द्वारा किया जाता है। जो अमीबा होता है उसमें भोजन का जो ग्रहण करना होता है वो पूरी त्वचा द्वारा किया जाता है। अमीबा जो है वो आपका एक कोश की अनिश्चित आकार का जीव होता है ना? अमीबा एक कोश की होता है लेकिन अनिश्चित प्रकार का जीव होता है। उसके बाद
अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में उपस्थित संकुचनशील रसधानी कोशिकांग जल की मात्रा बनाए रखता है। क्या क्वेश्चन है कि अमीबा में जो रसधानी, ये संकुचनशील रसधानी होती है, ये कोशिकांग जल की मात्रा को बनाए रखती है। अमीबा की खोज, जो अमीबा होता है, सबसे पहले तो अमीबा के बारे में जान लो थोड़ा सा कि अमीबा की खोज रोजनहॉफ ने 1755 में की थी। एक रोजनहॉफ नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1755 में अमीबा की खोज की थी। ओके, इसमें समस्त जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती हैं, क्योंकि ये एक कोश की जीव है, तो इसमें जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं वो एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती हैं। और इसमें जो अलैंगिक प्रजनन होता है उसे द्विविभाजन या बाइनरी विखंडन कहा जाता है। इसमें अमीबा में जो प्रजनन होता है उसे द्विविखंडन या बाइनरी विखंडन भी कहा जाता है। ओके, अमीबा के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन थी। और इसमें संकुचनशील रसधानी जो कोशिकांग जल की मात्रा को बनाए रखता है, और इस रसधानी को ढकने वाली एक झिल्ली आती है। जो संकुचनशील रसधानी है, तो रसधानी को ढकने वाली एक झिल्ली होती है, उसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, एक कोशिकीय जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन जिनमें एक जीव के विभाजित होने पर दो अलग जीव उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे द्विविभाजन, द्विविखंडन या बाइनरी विखंडन कहा जाता है। ये अगला पॉइंट पड़ गया है गलती से टाइपिंग मिस्टेक में, ये इसी का आंसर है। ओके, एक कोशिकीय जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो अलग जीव उत्पन्न होते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? द्विविभाजन या द्विविखंडन या बाइनरी विखंडन कहा जाता है। ओके, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया कूटपाद अमीबा पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं होती हैं। स्यूडोपोडिया क्या होता है? अमीबा पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं होती हैं स्यूडोपोडिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्लेमाइडोमोनास इनमें से किस किंगडम से संबंधित है? तो वो प्रोटिस्टा किंगडम से संबंधित है। क्लेमाइडोमोनास प्रोटिस्टा किंगडम से संबंधित है। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बहुविखंडन के द्वारा प्लाज्मोडियम एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। तो इसमें क्वेश्चन था कि बहुविखंडन के द्वारा एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में क्या विभाजित होता है? तो वो आपका आंसर होगा प्लाज्मोडियम। ओके, ज्यादातर जो हाईलाइट है वो आपके आंसर्स ही हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक या सुकेंद्रकीय और प्रकाश संश्लेषक है? तो वो है प्रोटिस्टा किंगडम। हम उसे प्रोटिस्टा जगत में रखेंगे, उस जीव को जो एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक या सुकेंद्रकीय और प्रकाश संश्लेषक है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है द्विनाम पद्धति से। तो द्विनाम पद्धति जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई? तो वो थे कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस द्वारा जीवों के नामकरण की, वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति शुरू की गई थी। और ये जो कैरोलस लिनियस थे, इन्हें वर्गीकी का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जीवों के नामकरण की पद्धति शुरू की थी, तो इन्हें वर्गीकी का जनक यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। तो इतने क्वेश्चन हमारे पूछे हुए थे इस टॉपिक से, वर्गीकी टॉपिक के अंतर्गत इतने क्वेश्चन पूछे हुए थे जो हमने देखे। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीडियो से काफी प्रॉफिट मिलेगा अगले पेपर्स में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।